ये समझें कि ये उल्टी करने आए हैं और आप अपनी झोली सामने फैला दो कि इसमें करो। क्या बात है। तो आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो तब्दील हो जाएगा। एक छोटी सी फैक्ट्री में सफाई करने वाला शख्स कैसे जनरल मैनेजर बना और आज 11 फैक्ट्रीज का मालिक है। बड़ा आया वीडियो बना अपना हुलिया देख, अपनी शक्ल देख। बिजनेस के अंदर बेतहाशा लॉस कर चुका था मैं। अच्छा। जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की तो एक कहते हैं ना, वो यकदम से एक नए दुनिया के दरवाजे जो हैं वो जबरदस्त। मेरा मानना ये है कि YouTube से पैसे मत कमाएं, YouTube की वजह से पैसे कमाएं। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। यूट्यूब मुझे नहीं पता कि कितने पैसे देता होगा, लाख, 1.5, 2, सवा, इतने ही, लेकिन इसकी वजह से जो पैसा आता है बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा है। वो जो रिजल्ट है जिसे आप कहते हैं कि वो छक्का जो लगा वो कितनी वीडियोस के बाद लगा। तो चूंकि वहाँ का वीज़ा नहीं था तो वहाँ पे उनको जेल हो गई। तो घर के जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हो गए उस वक्त मेरी उम्र। तो स्टार्ट जो होता है वो होता है हमारे घर के सामने एक जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ ला के खुश्क करके बेचने का। अच्छा। तो हैदराबाद में मुझे पहली नौकरी मिली एक फैक्ट्री के अंदर झाड़ू देने की। अच्छा। मुझे याद है उस वक्त 83 रुपीज़ पर डे मिला करता था 8 घंटे का। तो सफाई इतनी ज़्यादा रखता था मैं कि जो जनरल मैनेजर है जल्द ही मैं उसकी नज़रों में आ गया। तो वहाँ पे एक वक्त में एक जो कारीगर होता है, ऑपरेटर होता है, वो 7 मशीनें चलाता है। लेकिन मैंने थोड़े ही टाइम में 15 मशीन जो हैं वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। तो वहाँ से 2 चीज़ें सीखी, हाउ टू मेक, हाउ टू फार्मुलेट। तो आज जब ये दोनों चीज़ें YouTube पे अपलोड की तो देखने वालों को लगा कि ये तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी हमारे लिए ही हैं। तो अपनायत का इजहार किया लोगों ने, मोहब्बतें और चाहतें दी और इतनी व्यूअरशिप दी जिसका कभी सोचा नहीं था। आपका टारगेट YouTube से पैसे बनाना था या आपका टारगेट कुछ और था? लेकिन ये पैसे बनाने से एक मिशन में कैसे कन्वर्ट हो गया ये समझ ही नहीं आई। एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपको कब मिली और फिर क्या कामयाबी बढ़ी? लोगों ने कहा कि आप बातें करते हैं, अमलन कुछ करके दिखाएं। जब उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए और उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर उन्होंने दुआएं दी। ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये आप खड़े होंगे कहें चलो भाई यहाँ से चलते बनो। उन गलियों में इतनी गाड़ियां थी कि अब और गाड़ी खड़ी होने की गुंजाइश नहीं थी। माशाल्लाह। और मैं घबरा गया था कि इतने लोगों से नहीं मिल सकता। बिल्कुल। लोग धूप में खड़े रहते थे, इंतजार करते थे सारा दिन, टाइम नहीं मिलता था, बारी नहीं आती थी। तो फिर दूसरा जो बड़ा ट्रैफिक आ रहा था वो आ रहा था कश्मीर से और पिंडी रीजन से। सही। तो पिंडी बना दिया। अफगानिस्तान से लोग आ रहे थे, उनके लिए बाजोड़ में बनाया। आपका एक और क्लेम भी है कि 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करो, शायद पुराना हो चुका है, अब डॉलर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई, क्या अब भी पॉसिबल है वो? इस पे सक्सेस स्टोरीज डाल चुका हूँ कि जिनको 1000 से शुरू करवाया था वो अब 30, 35, 40 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं। जबरदस्त। जब मैं गिरा, बिजनेस फेल हुआ पिछला, तो दोबारा जब स्टार्ट किया तो डू यू बिलीव कितनों से स्टार्ट किया? 35,000 से। अच्छा, जबरदस्त। 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की मशीनें फर्टिलाइजर्स की बनाता हूँ। बिजनेस स्टॉक्स, 1 विंडो ऑपरेशंस, रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, कस्टमाइज मशीनरी बना के देंगे, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, पैकिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं, पैक कैसे की जाती हैं, ट्रेनिंग देंगे कि बेची कैसे जाती हैं, बेचना भी सिखाया जाता है। इनिशियली 10 प्रोडक्ट्स को लेके चले थे लेकिन अब 40 हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 साल में ये 100 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी जिसमें लोगों को हेल्प कर रहे होंगे और मुल्क को खुद कफील करने की कोशिश कर रहे होंगे। जर्नी जो आपने स्टार्ट की, उन लोगों की वीडियोस देखी, मोटिवेट हुए, उनसे मुलाकात का भी मौका मिला आपको, और मुलाकात अगर हुई तो फिर क्या रिस्पांस था? लेकिन असबर अली बना कैसे? कितने साल लगे, कितनी मुश्किलात देखी, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितनी रातें जाग के गुजारी, कितने वक्त भूखा रहना पड़ा और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ा, ये कोई नहीं जानता। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं,
उन सारों से आपको भी सिखवाते हैं और ख़ुद बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। कैसे एक शख्स एक रेसिपी जो कि सब्ज़ी बनाने की रेसिपी थी, उसको बनाने की वीडियो से सब्ज़ी बेचने वाली वीडियो तक कैसे पहुंचा, और उसके बाद खानेवाल के एक छोटे से गांव चक 79 में रहने वाला बंदा और बग़ैर किसी बिज़नेस की डिग्री के 11 फैक्ट्री का इकलौता मालिक कैसे ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा। एक छोटी सी फैक्ट्री में सफाई करने वाला शख्स कैसे जनरल मैनेजर बना और आज 11 फैक्ट्रीज़ का मालिक है। 12,000 लोग सालाना इनसे मिलने आते हैं और उन 12,000 लोगों में से आज तक 10,000 लोग अपने मिनी बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वन एंड ओनली शाह हुसैन जोइया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा धीमी शख्सियत के मालिक, और उसके बाद जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो उसके बाद मैच नहीं होती आपके साथ पर्सनैलिटी, इसका क्या रीज़न है? ये मैंने बोलना सीखा रेहान भाई से। मैं उनको बड़ा फॉलो भी करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों में कॉपी भी करता हूँ। उनका जो लहजा है वो इंतहाई धीमा और रुक रुक के बोलते हैं कि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। मैं शुरू से ही ऐसा नहीं था, पहले मैं बहुत तेज़ और बहुत लाउड बोलता था, लेकिन अच्छी महफिलों में बैठने का ये नतीजा निकलता है कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीख जाते हैं। बिल्कुल, और धीमे शख्स भी हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं। इन्होंने इनवाइट किया और बड़ा ही प्रोटोकॉल मिला वहाँ पर मुझे भी, जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने सारा हमें विज़िट कराया, क्या कुछ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। तो मुझे बड़ा शौक़ लगा, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है ना ये भी सारी जर्नी इनकी शेयर की जाए। तो बताइएगा कि आप के अंदर बेसिकली एक बिज़नेसमैन छुपा हुआ है। मैं भी बिज़नेसमैन हूँ, पर मेरे पीछे घर में कोई बिज़नेस नहीं करता था। मुझे शक पड़ता है कि कहीं ना कहीं पीछे से ये चीज़ आपके खून में आ गई है। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। अच्छा। मेरे वालिद साहब जॉब करते थे। अच्छा। मैं भी जॉब करता था बेसिकली, तो ये शिफ्ट हुआ है। अच्छा। कि अपना नौकरी करते करते ये ज़रूर शुरू से ही था कि अपना कारोबार ज़रूर करना है। कब करना है और क्या करना है ये कोई वाज़े नहीं था, लेकिन जिस फील्ड के अंदर मैंने जॉब की उसी फील्ड को अपना बिज़नेस बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा मैंने जो है ना वो प्ले किया। साथ ये बताइएगा कि पहली वीडियो, क्योंकि हम आपको वीडियोस से जानते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको वीडियोस से जानता है, आप वीडियोस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की जॉब कर रहा था। वहाँ पे एक कुक जो है वो छुट्टी पे था। अच्छा। और एक अनाड़ी बंदे को मैंने कहा कि तू सब्ज़ी बना, इतने सारे लोग हैं, लेबर है। तो उसने कहा जी मुझे बनानी नहीं आती। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और जैसे जैसे वो बता रहा होगा या बता रही होगी मैं वैसे वैसे आपके साथ लग के सब्ज़ी बनवा देता हूँ, और जब तक कुक नहीं आ जाता ये जिम्मेदारियाँ आपने संभालनी है। सही। तो वीडियो जैसे ही मैं लिखता था हाउ टू मेक वेजिटेबल्स या हाउ टू कुक वेजिटेबल्स, तो सामने ना एक वीडियो बार बार आ रही थी, हाउ टू सेल वेजिटेबल्स, हाउ टू सेल वेजिटेबल्स। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि यार मैं सब्ज़ी पकाना सीखना चाहता हूँ, मेरे सामने सब्ज़ी जो है ना वो बेचने की वीडियो आ जा रही है। तो मैंने वो वीडियो क्लिक कर ली और देखने लगा। तो वो वीडियो थी आज़ाद साहेवाला की। अच्छा। तो बड़े, यानी आपने भी देखा होगा और सभी देखने वालों ने भी, कि वो बड़े एनर्जेटिक हैं, बोलते बड़ा अच्छा है। तो वो वीडियो जो है पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने वो सारी मुकम्मल देख ली और फिर मैंने दोबारा देखी और फिर दोबारा देखी। तो साथ में एक वो सब्सक्राइब का वो आ रहा था, तो मैंने वो जो है ना क्लिक कर दिया कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सब्जी वगैरह तो बन गई जैसे तैसे, कच्ची पक्की हमने खा ली, लेकिन आज़ाद भाई को मैंने जो है ना वो फॉलो करना शुरू कर दिया। उस वक़्त गालिबन उनके 15 या 20 हज़ार फॉलोअर्स थे। सही। तो एक वीडियो में वो कह रहे थे कि अगर मैं वीडियोस बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो वो जो आप था ना, मुझे लगा कि ये शायद मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं सही कि आप भी बना सकते हैं। तो बड़ा जुनून सा हुआ कि अच्छा मैं भी बना सकता हूँ। तो मोबाइल के कैमरा से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये किस साल की बात है? ये भी साल 2017 का आखिर था गालिबन। अच्छा। तो जब पहली वीडियो बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो जब कोई भी बंदा
नया नया वीडियो बनाने लगता है तो क्वालिटी नहीं होती, अच्छा बोल नहीं रहा होता, अच्छा पहना नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने चंद वीडियोस बनाई, इक्का दुक्का लोगों ने देखी, किसी पे 2 व्यूज़ आ गए, किसी पे 3, किसी पे 5, और वो जो आ रहे थे वो भी ना नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, बड्डा आया वीडियो बनाने वाला अपना होलिया देख, अपनी शक्ल देख, कारोबार दा अच्छा। तो वो ना थोड़ा सा बंदा जैसे हो जाता है कि यार दिल छोड़ दिया। तो मैंने भी वीडियोस बनाना छोड़ दी कि नहीं यार ये अपने बस की बात नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक ना 15-20 वीडियोस मैं बना चुका था। तो जब छोड़ दी तो बिल्कुल तवज्जो ही हट गई ना कि नहीं यार ये काम करना ही नहीं। तो किसी इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देखते देखते ना एक और वीडियो सामने आता है, और वो है रेहान अल्लाह वाला। सही। वो सोफे पे बैठे हुए हैं और बड़े मस्त से अंदाज में वो टॉपिक था जिस पे वो बात कर रहे थे कि लोगों की परवाह नहीं करते। लोग तो कहते रहते हैं लोगों का क्या है, तुम जो कर रहे हो उसको जारी रखो, एक ना एक दिन जो है ना कामयाब हो जाओगे वगैरह। पहले तो बातें बोरिंग सी लगी, लेकिन वो 30-35 मिनट की वीडियो पता ही नहीं चला कि मैं देख गया। सही। तो उससे ना मुझे फिर दोबारा से एक वो हुआ कि नहीं यार बात तो ठीक कर रहा है बंदा, तो दोबारा वीडियोस बनाना चालू करता हूँ। तो स्टार्ट की और फिर कर दी बस ना। फिर नहीं देखा कोई देख रहा है मुझे या नहीं देख रहा, कोई सुन रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, अच्छे कर रहा है, बुरे कर रहा है, बस फिर एक फ्लो, एक रिदम बन गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बरकरार है। ये जो आपका स्टार्ट था जिसमें आप वीडियोस बना रहे थे, इसके साथ आप क्या काम कर रहे थे और टाइम कैसे निकलता था, ये सिलसिला भी बताएं। एक्चुअली बिजनेस के अंदर बेतहाशा लॉस कर चुका था मैं। अच्छा। जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की तो हर बंदा एक ब्रेक लेता है, तो बेसिकली मैं वो ब्रेक ले रहा था और कुछ अच्छा होने का इंतज़ार कर रहा था मैं। सही। कुछ मामलात सेटल करने के लिए एक कंपनी में जॉब कर रहा था जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो वो जॉब मेरी जो है वो 15 महीने चली। अच्छा। तो उन 15 महीनों के दौरान ही सारी सेटलमेंट्स भी हो गई, चीज़ें भी स्मूथ हो गई और वीडियोस बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो दोबारा जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा लॉस कर चुका था। सही। और उसकी बस आपकी उम्र क्या थी ताकि अंदाज़ा लगाएं हम आपके करियर का? अभी मैं 38 का हूँ, तो आज से 5 साल पहले की बात है, मतलब 33। सही सही सही। तो 33 में मैंने दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सही है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में भी बेहतरी आई, वीडियोस बनाने के फ़ायदे बेतहाशा हुए, कनेक्शंस डेवलप हुए, मेंटोर्स मिले, वेंडर्स मिले, ट्रेडर्स मिले, डीलर्स मिले, शॉपकीपर्स मिले, सेल्समैन मिले, सेल्स ऑफिसर्स मिले। तो एक कहते हैं ना वो यकदम से एक नए दुनिया के दरवाजे जो हैं वो ज़बरदस्त ठीक हो गया। ये तो आपने बताया, यह जर्नी हमारे सामने रही। इससे पहले वाला शाहिद हुसैन जोइया क्या था, कैसी फेलियर आए, क्या ठोकरें खाई, वो भी बताएं हमें। हाँ, एक्चुअली जो स्टार्ट है वो यूँ होता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं इराक़ में हुआ करते थे। अच्छा। 1992 में जब ईरान इराक़ जंग लगी तो वो साथ एक मुल्क है उर्दन, वहाँ पे चले गए। तो चूँकि वहाँ का वीज़ा नहीं था तो वहाँ पे उनको जेल हो गई। तो घर के जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हो गए। उस वक्त मेरी उम्र जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं हार्डली 8-9 साल का था। तो जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर घर का वो जो किचन चलाने के लिए जो है ना वो मेहनत मजदूरी करना पड़ी। तो स्टार्ट जो होता है वो होता है हमारे घर के सामने एक जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ ला के खुश्क करके बेचने का। अच्छा। तो ये काफ़ी नहीं था, इसमें पूरा नहीं हो पाता था और सबसे बड़ा उस वक़्त मैं ही था। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 11 का था तो बैलगाड़ी के ऊपर जो है वो मट्टी ढोया करते थे। अच्छा। मकान बनाने के लिए, बर्ती डालने के लिए। तो बेसिकली जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो गया स्टडी के साथ साथ। लेकिन 1999 में अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब वापस आ गए तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाली। तो मैंने मैट्रिक किया। सही। मैट्रिक के बाद मैं फिर नौकरी पे निकल गया। हैदराबाद में मुझे पहली नौकरी मिली एक फैक्ट्री के अंदर झाड़ू देने की। अच्छा। मुझे याद है उस वक्त 83 रुपीज़ पर डे मिला करता था 8 घंटे का। अच्छा अच्छा। तो उस पर मैंने काम किया। लेकिन वहाँ पे जो काम किया तो सफाई इतनी ज़्यादा रखता था मैं कि जो जनरल मैनेजर है जल्द ही मैं उसकी नज़रों में आ गया। तो उन्होंने ज़िम्मे लगाया जो सीनियर्स थे कि यार इसको किसी और काम में डालो। तो झाड़ू से हटा के मुझे वज़न उठाने पे लगा। अच्छा। मेरी तरक्की हो गई थी। ज़बरदस्त। तो 83 की बजाय मुझे 87 रुपीज़ मिलने लगे थे। क्या बात है।
लेकिन 1 महीने में ही अल्हम्दुलिल्लाह वो काम ऐसा किया कि दोबारा जो टेक्निकल मैनेजर थे उनको कहना पड़ा कि यार इसको ऑपरेटिंग फील्ड में ले आए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वहाँ पे एक वक्त में एक जो कारीगर होता है, ऑपरेटर होता है, वो 7 मशीनें चलाता है। लेकिन मैंने थोड़े ही टाइम में 15 मशीन जो हैं वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्त। तो ये मेरी पहली वो थी तरक्की थी और उस पर मुझे बोनस भी मिला और मैं वाहिद था उस फैक्ट्री के अंदर जिसको कभी बोनस मिला। और लोग हैरान होते थे नाम सुन के कि ये बोनस क्या होता है। सही है। ये 2000 की बात, सन 2001 की बात कर रहा हूँ। वहाँ से छोड़ा कुछ अरसे के बाद तो लाहौर में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे और मुलाजमत की। आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज तब्दील करता गया, डेजिग्नेशंस तब्दील होते गए। कभी मैं सुपरवाइज़र रहा तो कभी शिफ्ट इंचार्ज रहा तो कभी प्रोडक्शन मैनेजर रहा और कभी जनरल मैनेजर रहा। सही है। फील्ड जो थी 2001 के बाद से वो थी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा। तो उसी में काम किया और लकीली जो मेरी डेजिग्नेशंस थे वो ऐसे थे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ और मैकेनिकल के कामों के साथ मैच करते थे। सही है। तो वहाँ से 2 चीज़ें सीखी, हाउ टू मेक, हाउ टू फार्मुलेट। तो आज मेरी अगर आप ज़िंदगी की वो उठा के देखें चीज़ें तो उसमें जो 2 चीज़ों की वाज़ेह झलक आती है वो ये है कि मैं कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ की, खा वो मशीनरी की है या बिल्डिंग्स की है या वगैरह वगैरह, इसके अंदर एक अच्छा महारत है, वो नौकरियों से आया हुआ तजुर्बा। तो दूसरी जो गहरी छाप नज़र आती है वो आती है अपना मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि केमिकल्स और फूड आइटम्स को बनाना, पैक करना और उसको बेचना। तो ये सारी जो चीज़ें सीखी बेसिकली वो नौकरी पे रहते हुए सीखी। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें बनाने सिखाने के लिए, पैकिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए कोई बाकायदा इदारे मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो जिसको जो सीखना पड़ता है या तो वो फील्ड के अंदर आ जाए और धक्के खा के सीखे और या फिर नौकरी पे रहते हुए सीखे। तो नौकरी पे रहते हुए जो चीज़ें सीखी उनको अमली ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट किया तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। जो वीडियोस बना रहा था तो स्टार्ट इन्हीं चीज़ों से किया जो मुझे आती थी, वो प्रॉब्लम्स जो फेस किए और फिर उनके जो सॉल्यूशंस निकाले। जब ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड की तो देखने वालों को लगा कि ये तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी हमारे लिए ही हैं। तो चूँकि हम सब के प्रॉब्लम्स भी कॉमन हैं और सॉल्यूशंस भी कॉमन हैं, तो अपनायत का इजहार किया लोगों ने, मोहब्बतें और चाहतें दी और इतनी व्यूअरशिप दी जिसका कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। मैं अपने चैनल पे भी जो है वो लोगों को यही सिखाता हूँ कि ऑनलाइन मनी मेकिंग कैसे की जाती है, जिसमें से एक यूट्यूब भी है। और आपकी जर्नी, ज़ाहिर बात है, आपको लोगों ने जिसने भी बताया वो यूट्यूब के लिए बताया, फेसबुक के लिए बताया। आपका टारगेट यूट्यूब से पैसे बनाना था या आपका टारगेट कुछ और था? सच पूछें तो जब नौकरी कर रहा था तो तभी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो जो बेसिक पर्पस था वो पैसा बनाना ही था। ठीक। लेकिन ये पैसे बनाने से एक मिशन में कैसे कन्वर्ट हो गया ये समझ ही नहीं आई। बिल्कुल ठीक। समझ क्यों नहीं आई, अब मुझे लगता है कि चूंकि पर्पस पैसे बनाना था तो उसी जॉब के दौरान जो अपना बिजनेस था उसको सेट कर चुका था, तो पैसा वहाँ से आने लग गया था। तो अब ये सानवी पर्पस हो गया था, पैसा कमाना जो है ये पीछे रह गया था। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक जो है मिशन बनता चला गया। लोगों ने कहा कि आप बातें करते हैं, अमलन कुछ करके दिखाएं। तो जब चंद लोगों ने मुसलसल ये बात की तो ये थोड़ी सी दिल पे लगी कि वाकई मैं तो बातें कर रहा हूँ और बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो ज़रा हट के हो, जिसमें अलग छाप नज़र आए और वाकई हकीकी मानों में लोगों की मदद की जा सके। तो शुरुआत में लोगों से मिलना शुरू किया, इक्का दुक्का लोग मिलने के लिए आते थे, उनसे बातें होती थी, सजेशंस देता था, उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करवा दें, तो चंद लोगों को करवा के दिया। तो उसमें बड़ा मज़ा आया जब उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए और उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर उन्होंने दुआएं दी और फिर वो और लोगों को दिखाया। जब और लोगों ने देखा तो फिर तांता बदने लग गया, लोग मिलने के लिए आने लगे। तो एक छोटी सी जगह
छप्पर के अंदर बैठ के लोगों से मुलाकात स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, मैंने मिला भी सही है, आपके घर भी गया और वहाँ पर आप इतवार को जो है वो सब लोगों को टाइम देते हैं। और मैं खुद भी इनसे सवाल मैंने यही किया कि हर तरह के लोग आते होंगे, और कुछ लोगों ने मेरे सामने ऐसे सवाल भी किए कि ज़ाहिरी बात है कि हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। फिर वहाँ पेशेंस आती है कि भाई बर्दाश्त कितनी है आपके अंदर, और ये बखूबी उनको बर्दाश्त भी कर रहे थे, उनको महसूस भी नहीं होने दे रहे थे। तीसरा बंदा मैं महसूस कर रहा था कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये अब खड़े होंगे कहें चलो भाई यहाँ से चलते बनो। पर इन्होंने जो है ना वहाँ पर बखूबी उनको बिठाया, प्रोटोकॉल दिया जो होता है हर बंदे के लिए। तो तंग नहीं आते हर तरह के लोगों से मिलने के? होता ये है कि लोग परेशान हैं, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी परेशानियां सुन सके। सॉल्व करके देना तो अगला स्टेप है ना। बिल्कुल। अभी तो सुनने वाला ही कोई नहीं मिल रहा, तो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। हाँ, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, इरफान भाई, मुल्तान से ही हैं। बेसिकली जब मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो उनकी हेल्प से किया था। सही। मैन्युफैक्चरर वो थे और सेल्स में मैं गया था। उसमें हमने नुकसान भी किए और फ़ायदे भी बड़े थे। वो मुझे एक बात कह के गए, जैसे आप बैठे हुए सुन रहे थे, एक दिन वो भी आए थे और बैठे हुए सुन रहे थे। उनको लगा कि शायद मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ। सही। तो उन्होंने कहा शायद ये परेशान लोग हैं, ये आपके पास आते हैं, ये समझें कि ये उल्टी करने आए हैं, और आप अपनी झोली सामने फैला दो कि इसमें करो। क्या बात है। तो आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो तब्दील हो जाएगा। तो मैंने इस पे ना बखूबी अमल किया। मैंने इसको गांठ से बांध लिया। अब नहीं घबराता, अच्छा लगता है। रात को 10 बजे तक भी लोग आते रहते हैं अमूमन, और मिलता रहता हूँ। कभी चेहरे पे ये नहीं जाहिर होने देता कि मैं थक चुका हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। ये इजहार नहीं करता। होता ये सब कुछ है, इरिटेट भी होता हूँ, बातें समटाइम अच्छी भी नहीं लग रही होती, समटाइम गुस्सा भी आ रहा होता है, अपनी किसी उलझन या परेशानी में भी बैठे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। बिल्कुल। ये सिलसिला जब शुरू हुआ 2018 में, ये शुरू हुआ लोगों के आने का। एक वक्त आया 2018 के आखिर में या 19 के शुरू में गालिबन, इतने लोग आ गए कि आपने वो जो गलियां देखी हैं कितनी खुली हैं, 45-45 फुट की हैं। बिल्कुल। उन गलियों में इतनी गाड़ियां थी कि अब और गाड़ी खड़ी होने की गुंजाइश नहीं थी। माशाल्लाह। और मैं घबरा गया था कि इतने लोगों से नहीं मिल सकता। बिल्कुल। लोग धूप में खड़े रहते थे, इंतज़ार करते थे सारा सारा दिन, टाइम नहीं मिलता था, बारी नहीं आती थी, रश लगा होता था, वापस चले जाते थे। तो इसको देखते हुए फैसला किया कि अब अकेला नहीं कर सकता और अकेले कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। टीम बिल्ड करने का फैसला हुआ, और जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे थे वहाँ पे एक और जगह का इंतखाब किया। सही। तो बिजनेस टॉक्स खानेवाल के साथ साथ बिजनेस टॉक्स लाहौर भी बना दिया। ज़बरदस्त। लेकिन रश फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनको तो शायद जो यही चाहिए। एक ये बात भी थी, और दूसरा ये भी था कि साइज़ बहुत बड़ा है, मुल्क का साइज़ बहुत बड़ा है, और लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट कैसे करें, कोई करवाने वाला नहीं। तो फिर दूसरा जो बड़ा ट्रैफिक आ रहा था वो आ रहा था कश्मीर से और पिंडी रीजन से। सही। तो पिंडी बना दिया। फिर KPK से बड़ी एक वो आ रही थी, तो पिशावर, बिजनेस टॉक्स पिशावर बना। ज़बरदस्त। फिर बिजनेस टॉक्स विहाड़ी बना, बिजनेस टॉक्स साहिवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद। अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे थे, उनके लिए बाजोड़ में बनाया, एक्सपेंड किया, टीम डेवलप की। तो क्या हुआ कि अब रश कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, अपने साथ कुछ और चेहरे मिलाए और दिखाए कि अगर मैं नहीं तो ये हैं, बिल्कुल, ये नहीं तो ये हैं, यानी 3 लेयर्स बनाई। CEO, उसके बाद CEO सेंटर्स के अलग अलग डिवीजन लेवल पे, फिर डिप्टी CEOs, और उसके बाद सुपरवाइजर्स। अब टीम को ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स जानते हैं कि अच्छा शाहिद भाई नहीं है या उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, तो रिजवान से मिल लेते हैं। अच्छा।
मुनव्वर से मिल लेते हैं, साजिद भाई से मिल लेते हैं, शाहजी से मिल लेते हैं, मुंजर से मिल लेते हैं। तो ये हायरार्की बना दी। अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और सिस्टम डेवलप हो गया। वो जो 2018 में अकेला बैठ के चारपाई पे मिला करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 150 बंदों की एक टीम बन गई है, ज़बरदस्त। जो हर महीने इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह हर डिवीज़न, हर ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल पे इसको लेके जाएंगे। पूरे मुल्क में डोर स्टेप पे सर्विसेज मिलें वन विंडो ऑपरेशंस के ज़रिए। अब तो यही मिशन है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मिशन है। आपका एक और क्लेम भी है कि 1000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करो। शायद पुराना हो चुका है, अब डॉलर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई, क्या अब भी पॉसिबल है वो? अब भी पॉसिबल है और इस पे बहुत से लोगों को लगता है कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही ये नामुमकिन नहीं है। इस पे सक्सेस स्टोरीज डाल चुका हूँ कि जिनको 1000 से शुरू करवाया था वो अब 30, 35, 40 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं। ज़बरदस्त। देखें, बात यह है, आप कहें असबर अली भाई कि आपने 1000 से बिजनेस स्टार्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप कर सकें, और पॉसिबल नहीं कि मैं आपको करवा सकूं। बिल्कुल, ये देखना पड़ता है कि कौन है जो कर सकता है। एक बंदा ये कहे कि मैं शाहिद हुसैन जोया का इम्तिहान लेता हूँ, 1000 रुपया लेके जाता हूँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करवाए, तो भाई 1 महीना मेरे साथ रह जाए ना। बिल्कुल, मैं आपको करवा के बेचता हूँ। सभी को नहीं करवा सकता ना, तो बता तो सकता हूँ कि कैसे करना है। मेरे बताए हुए तरीकों पे अमल कर लें, 1000 से आप ग्रो कर जाएंगे। ज़बरदस्त। जब मैं गिरा, बिजनेस फेल हुआ पिछला, तो दोबारा जब स्टार्ट किया तो डू यू बिलीव कितनों से स्टार्ट किया? 35,000 से। अच्छा। तो वापस तकरीबन उसी साइज़ में ले गए उस बिज़नेस को जो बिल्कुल डूब चुका था, मकरूज़ हो चुका था। करोड़ों की रिकवरियाँ अभी भी मार्केट में फंसी हुई हैं। डेडिकेशन, मुस्तकिल मिजाजी और नामुमकिन क्या होता है ये सोचना ही नहीं। तो आप 1000 क्या बगैर पैसों से काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। पैसा कमा सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त बातें की इन्होंने। ये मुझे विज़िट करा रहे थे वहाँ का, जहाँ आपके एग्रीकल्चर लैंड बड़ी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कंपेयर करने को दो बिज़नेस के, आप कपास लगाएं, आप 600 चीज़ें और हैं वो लगाएं, और मैं दूसरी तरफ रखता हूँ जो आपका बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, तो इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? वहाँ आप क्यों नहीं गए और यहाँ क्यों हैं? क्या इनकम कम है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप असबर अली हैं तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, वजूहात हैं, कुछ टाइम है, कुछ खसूसियात और खूबियाँ हैं। सभी लोग असबर अली नहीं बन सकते। बिल्कुल। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। एग्री की बात करें तो बिज़नेस के बहुत सारे मॉडल्स हैं एग्री के अंदर। सही। हर बंदा कोशिश करता है कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट या इनकम हो उसी की तरफ जाया जाए। तो एग्री के अंदर 2 बिजनेसेस ऐसे हैं जिन पे मेरा अबूर है, जिस पे पैसा कमाना बनाना जानता हूँ। खेती बाड़ी करके मैं पैसा नहीं कमा सकता, ये मेरा बिलीव है। मैं वो मटेरियल नहीं हूँ। लेकिन खेती बाड़ी करने वालों को फर्टिलाइज़र बेच के पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो बेच रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। लोगों को फर्टिलाइज़र बनाना सिखा रहा हूँ। लोग जब फर्टिलाइजर्स बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं, लेकिन मुझे तो अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक। तो पीछे एक कंपनी खड़ी कर दी जो इन सभी लोगों को फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी। तो बिजनेस तो एग्री का ही कर रहा हूँ, लेकिन शक्लें तब्दील हो गई। नंबर 1 फर्टिलाइजर्स बेचता हूँ, नंबर 2 फर्टिलाइजर्स बनाना सिखाता हूँ, रॉ मटेरियल्स बेचता हूँ, नंबर 3 फर्टिलाइजर्स की मशीनें बनाता हूँ, छोटी से लेके बड़ी तक। 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की मशीनें फर्टिलाइजर्स की बनाता हूँ। तो ये बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। जो बंदा ये समझता है कि उसको एग्री फार्मिंग में फ़ायदा है तो वो फार्मिंग करता है। जो सोचता है कि उसको एग्री मशीनरी में फ़ायदा है तो वो करता है, जो कि मैं करूँ। जो बंदा समझता है कि ये तमाम किसानों की नीड पूरी करने के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है तो मैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करके फर्टिलाइजर्स बेच के पैसा कमाता हूँ। तो एग्री के साथ ताल्लुक ऐसा है। सही। ये ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है सारी चीज़ों को। एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपको कब मिली और फिर क्या कामयाबी बढ़ी? शादी हुई 2010 में। अच्छा।
दिसंबर में और 2011 में नौकरी छोड़ दी। सही। लेकिन ये फैसला शादी की वजह से नहीं, लेकिन ऑलरेडी ये तय था कि 2011 में फलां टाइम तक लगता है कि हालात साजगार होंगे तो नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत सारी बातें कहने को तो नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जब क्राइसिस था 2014 और 2016, तो जितना साथ शरीके हयात ने दिया, बिल्कुल कभी नहीं भूल सकता। ज़बरदस्त। जब बंदा, मैंने आपको बताया कि डूब रहा होता है तो हाथ पांव मारता है, बिल्कुल, तो बहुत सारी कोशिश और एफर्ट्स की, तो वो साथ थी। ज़बरदस्त। उन्होंने हाथ बटाया। ये अलग बात है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब ना हो सके, लेकिन वो शाना बशाना रही, दुख में भी और सुख में भी। ज़बरदस्त। तो बाकी वालिदा, उनकी दुआएं तो हमेशा साथ थी, हैं, और दुआ करता हूँ कि हमेशा रहें। बिल्कुल। अब वालिद साहब आपके एक वो दिन भी देखते हैं जब आप कुछ नहीं थे और कमरे में बंद थे, और एक आज का दिन भी देखते हैं जिसमें हम सारी दुनिया जानती है। क्या कहते हैं आपको? प्राउड फील करते हैं और अच्छा लगता है उनके चेहरे पे खुशी देख के। वो अब रिटायर्ड हैं, काम तो नहीं करते, लेकिन वो जब कारखानों में जाते हैं या घर में बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, तो उनकी जो चेहरे की खुशी है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए तो सब कुछ वही है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। बिल्कुल। और हमेशा दुआ देते हैं। सही है, ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारे सुनने वाले जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे होते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ को व्यूज़ जल्दी आ जाते हैं, कुछ को लेट हो जाता है, उसी वजह से वो काम छोड़ देते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि भाई मोटिवेशन कहाँ से लें और थोड़ा इंतज़ार रखें, सब्र रखें? यंग यूथ के लिए आपके पास क्या है? यूट्यूब बेसिकली पैसा कमाने का ज़रिया ज़रूर है। मेरा मानना यह है कि यूट्यूब से पैसे मत कमाएं, यूट्यूब की वजह से पैसे कमाएं। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। अपनी बात करूं तो अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे जो अहम चीज़ सीखी है वो ये है, हमें कुछ भी चाहिए ना, पैसा है, शोहरत है, इज़्ज़त है, मोहब्बत है, इल्म है, कुछ भी चाहिए, वो हम यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बांटेंगे तो लौट के वापस आएंगी, दुगनी होके आएंगी। यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म बांटने के लिए कोई और नहीं है। कुछ भी आता है, कुछ भी कर रहे हैं, इसके ऊपर डालना शुरू कर दें वीडियोस की शक्ल में, ये पे बैक करेगा। जब आप के व्यूज़ इतने हो जाएंगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो पैसे की सूरत में पे करेगा। जब आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे होंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। जब आप इल्म यूट्यूब के ज़रिए बांट रहे होंगे, तो उसके लिए आपको मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत होगी। आप रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और लोगों से मिलेंगे, आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, और आप हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। सेल्स के लिए और मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए यूट्यूब बहुत बेहतरीन ज़रिया है। यूट्यूब मुझे नहीं पता कि कितने पैसे देता होगा, लाख, 1.5, 2, सवा, इतने ही, लेकिन इसकी वजह से जो पैसा आता है, बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी लोगों का फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। यूट्यूब पैसे देता रहेगा, थोड़े या ज़्यादा, ये मिलना शुरू हो ही जाएंगे। तो असल फोकस रखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको इस जरिए से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही है। स्टार्ट आपने किया, वीडियोस बनाई, फिर छोड़ दी, फिर दोबारा बनाई, और बनाते रहने के बाद वो जो रिज़ल्ट है, जिसे आप कहते हैं कि वो छक्का जो लगा, वो कितनी वीडियोस के बाद लगा? 100 वीडियोस गालिबन। उसके बाद जो है वो तेज़ी आना शुरू हो गई। और ये कितने दिनों में बनाई आपने? 100 दिन में। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि रोज़ काम करते थे फिर? हाँ, ये करने लग गया। काम में से टाइम निकालता था। बिल्कुल सही। 15 मिनट निकाल लिए, 20 मिनट निकाल लिए। कोई काम कर रहा हो ना, तो मुझे लगता है ये और लोगों को भी देखना चाहिए कि कैसे किया जाता, तो बस वीडियो बना देते।
ना अच्छा कैमरा, ना अच्छा मोबाइल, ना लाइटिंग का इंतज़ाम, ना माइक्स, कुछ भी नहीं चाहिए, ना इस्तेमाल किया। कैमरा खोला और शुरू हो गया अस्सलाम वालेकुम, दैट्स इट। ना एडिटिंग, ना कटिंग, काट छाट, जो हूँ जैसा हूँ सभी के सामने हूँ। आप भी या आपकी प्रोडक्ट भी या आपकी सर्विस भी जो है जैसी है, इसको अभी से डालना शुरू कर दें, ये बहुत अच्छी बेहतर उभर के सामने आएगी। बिल्कुल जी, यही मैं कहता हूँ कि जब आप अच्छे कैमरे से शाहिद जोया रिकॉर्ड हो रहा होता तो आप लोगों को फीलिंग नहीं आती कि ये भी हम में से है, क्योंकि वो जो एक मेकअप हो जाता था आपकी शक्ल पे, तो वो कहते हैं नहीं ये हम में से नहीं है। फिर जब आप उसी के कैमरे से आप लोगों के साथ बात करते हैं तो आपस में जो है वो इंटरेक्शन बढ़ जाता है लोगों के साथ। अब जिन लोगों से आप इंस्पायर हुए, अपनी जर्नी जो आपने स्टार्ट की, उन लोगों की वीडियोस देखी, मोटिवेट हुए, उनसे मुलाकात का भी मौका मिला आपको, और मुलाकात अगर हुई तो फिर क्या रिस्पॉन्स था? वीडियोस जब स्टार्ट की थी तो थोड़े ही अरसे के बाद आज़ाद भाई की कॉल आई मुझे। अच्छा। और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और बड़ी खुशी भी हुई और हैरानी भी कि उन्होंने मुझे ढूंढ कैसे लिया। सही। तो बड़ा उन्होंने मोटिवेट किया, एडमायर किया और कहा कि मैं आपको लाइट्स भेज रहा हूँ। अच्छा। तो वीडियोस की लाइट क्वालिटी ज़रा बेहतर करें, तो दुबई से उन्होंने लाइट्स भेजी। ज़बरदस्त। और ये पहला उनके साथ इंटरेक्शन था। उसके कुछ ही अरसे के बाद रेहान भाई की कॉल आए कि मैं रेहान अल्लाह वाला बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, 1-2 लाइव सेशंस किए, और फिर जब पंजाब आए तो वो घर आए, मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। सही। उसके बाद तो बहुत सारी मुलाकातें हुई, कई कॉन्फ्रेंसेस पे इकट्ठे हुए, कई यानी फंक्शंस पे, कई जगहों पे रातें साथ गुजारी, खाने वाने खाए, बड़ा बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो पहला वो कॉल थी या पहला मैसेज था वो बड़ा अमेजिंग था। उससे बड़ा खुशी जो हुई ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि जब पता लगता है अब मुझे कि शाहिद हुसैन जोया को फ़लाँ बंदा फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है, या उसने वीडियो या वीडियोस बनाई है कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ, तो नंबर निकाल के मैं कॉल कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो मैं ये फील करता हूँ कि वो खुशी जो मुझे हुई थी वो उनको भी होती है, और हम सबको जो सोशल मीडिया पे मेंटोर्स हैं ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि अपने जूनियर्स की हौसला अफजाई करें, उनके लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स जो हैं वो कर दें, या उनके साथ एक आध वीडियो बना लें, या उनके लिए वीडियो मैसेज भेज दें, तो ये उनके लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है। उनको एक धक्का लग जाता है, वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए कोई एक बात लिख देता है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी ना कि फ़ोन कर लिया या कुछ कर लिया, ये बिल्कुल एक और किक लग जाती है उनको कि हम शायद नाम बोल दें या एक नया बंदा किसी का नाम बोल दे और वो ये समझे कि भाई पता नहीं देखनी है कि नहीं देखनी, और अगला बंदा फ़ोन कर दे, तो बिल्कुल वो एक फ़ीलिंग जो है वो बहुत आपको जो है वो सोचने मजबूर कर देती है। अच्छा, वापस आते हैं आपके बिज़नेस की तरफ कि आप ज़ीरो से लेकर एंड तक, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर दरमियान में जितने प्रोसेस उस बिज़नेस को ऊपर तक लेकर जाने के, जिसमें से ख़ास पार्ट जो है वो सेल्स का है, जिस पर आपने 100 से ज़्यादा वीडियोस बना दी है, क्योंकि सारी चीज़ें बन जाती हैं, सेल्स जो है वो आके रुक जाती है। अब आप जो लोग आपके पास आते हैं, जिस तरह सुनने वाले आपको देख रहे हैं, अब आप कहते हैं कि ठीक है हमने आपके पास आना है, तो उनको अपना माइंड में क्या रखना चाहिए जिसके बाद वो शाहिद हुसैन जोया से मिलें? यहाँ ये बताना ज़रूरी समझूंगा, मुझे अपने बिज़नेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आए वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के थे। कोई करवा के देने को तैयार ही नहीं था, या किसी को पता ही नहीं था। तो एक टीम बनाई जो अब लोगों को बिजनेसेस रजिस्टर करवा के देती है। सही। कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, NTN बनवा के देना वगैरह वगैरह। उसके बाद जो प्रॉब्लम आया वो था पैसे कम हैं, मशीनरी महंगी है। तो जिसके पास जितने पैसे हैं उन्हीं पैसों के अंदर कस्टमाइज्ड मशीनरी प्रोवाइड करना। ज़बरदस्त। फिर रॉ मटेरियल्स या तो अच्छे मिलते नहीं, मिलते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम कि कम क्वांटिटी नहीं मिलती। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स महंगे हैं, बहुत पैसा लगता है और बड़ा टाइम लगता है, तो उसको मिनिमम साइज़ के ऊपर लेके आए।
उसके बाद बनाते कैसे हैं चीज़ें, वो बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और ट्रेनर्स रखे। उसके बाद बेचने में जो मसाइल हैं उसके ऊपर 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाई और अब इंशाल्लाह मार्च में बुक भी आ जाएगी जो लोकल मार्केट्स के मुतालिक होगी। ज़बरदस्त। प्रैक्टिकली अगर कोई सीखना चाहे कि सेल कैसे करते हैं तो उसका एहतमाम किया कि भाई हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं। बिजनेस टॉक्स, वन विंडो ऑपरेशंस, रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, कस्टमाइज मशीनरी बना के देंगे, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, पैकिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं, पैक कैसे की जाती हैं, ट्रेनिंग देंगे कि बेची कैसे जाती हैं, बेचना भी सिखाया जाता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज आ जाता है। इनिशियली 10 प्रोडक्ट्स को लेके चले थे लेकिन अब 40 हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 साल में ये 100 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी जिसमें लोगों को हेल्प कर रहे होंगे और मुल्क को खुद कफील करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, इतना अरसा हो गया, इतने लोगों से मिलते होंगे, देखते होंगे कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और मशवरा भी उस हिसाब से देते होंगे। तो हमारी यूथ को बताएं कि काम आप सारा बता रहे हैं, सारे स्टेप्स भी बता रहे हैं, 10 को बता रहे हैं, उसमें से 2 या 4 काम कर सक रहे हैं, सारे नहीं काम कर सक रहे। क्या इसमें उनकी मेहनत पर डिपेंड करता होगा ये सारा कुछ? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे आप कार ख़रीदना चाहते हैं लेकिन मशवरा ले रहे हैं एक ट्रक ड्राइवर से, तो अच्छा मशवरा नहीं मिलेगा। खूबियाँ ट्रक वाली चाहिए कार के अंदर तो नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। नंबर 1, इसको हम कहते हैं साथ आने वाले लोग। अमूमन ये होता है कि जब सफ़र करते हैं लोग किसी भी नई जगह पे जाने के लिए तो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद लोगों की प्रेजेंस जो है वो और होती है और फिज़िकल और होती है। लोग मशकूक नज़रों से देखते हैं तो अकेले नहीं आते, 2 या 3 लोगों का ग्रुप आता है। तो एक्चुअली ये जज करना कि फ़ैसला साज कौन है ये बहुत अहम है। अगर आप राइट पर्सन को राइट चीज़ें समझा रहे हैं तो कन्वर्जन बढ़ जाती है। लेकिन साथ में मशवरा देने वाले जो लोग हैं उनको आप मुतमईन नहीं कर पाए या उनके फैसले असरअंदाज हो रहे हैं उस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर, तो 50% लोग यहीं पे स्किप हो जाते हैं। सही है। उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं बजट के कि कोई बंदा बिजनेस शुरू तो करना चाहता है, उसके लिए 500,000 चाहिए लेकिन उसके पास 2 लाख है, तो वो वेट करते हैं और पैसे आने का, अरेंज करते हैं या लोन लेते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं या मेहनत करके पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, तो टाइम लग जाता है कन्वर्जन में। और उसी दौरान बहुत सारे लोगों को बेहतर आइडियाज़ मिल जाते हैं, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, या फिर कम बजट के ऐसे बिजनेसेस जो हम नहीं करवा रहे वो मिल जाते हैं, तो वो स्किप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर एज अ होल देखा जाए तो जो कन्वर्जन है वो 1 to 3% के दरमियान कहीं पे फ्लोट करती है, हर महीने मुख्तलिफ होता है ये फिगर। तो अगर हम 2% कहें तो ये बेजा ना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने बताया, परसेंटेज भी बिल्कुल एक्यूरेट बताई आपने, सही कन्वर्जन जो है वो उसको प्रेजेंट किया है। अच्छा, अब बच्चे जो है वो यंग जनरेशन निकलती है और जितना एजुकेशन बढ़ती चली जाती है उतना वो अपने माइंड में सीट भी अपनी बढ़ाते जाते हैं। यानी कि अगर अब मास्टर्स जो है वो जारी बात है कि आप उस लेवल तक नहीं है, पर आप लोगों से मिलते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते होंगे, तो उसमें जो लोगों का जो डायरेक्टली सीट के ऊपर जाने का जो टाइम है या उनके माइंड में जो बन चुका है और वो नीचे से स्टार्ट करने पे तैयार नहीं है, और फिर एक नया वर्ड सा आ गया है एंटरप्रेन्योर का कि जी मैं जो हूँ ना वो डायरेक्टली अपना बिजनेस करूँगा और डायरेक्टली चलाऊँगा। और उसमें लोगों को आप क्या देखते हैं कि बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट, उसमें आप कुछ अगर चीज़ें उनको हाईलाइट कर दें कि ये खूबियाँ हैं तुम में, तो फिर तो तुम भाई बिज़नेस मेरे पास जाओ, कहीं भी जाओ अपना बिज़नेस कर सकते हो। अगर ये खूबियाँ नहीं हैं तो फिर तुम किसी के लिए ही काम कर सकते हो, उसके पर रोशनी डालें। उसमें ऐसा होता है कि आप असबर अली हैं, बहुत से लोग असबर अली बनना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन असबर अली बना कैसे, कितने साल लगे, कितनी मुश्किलात देखी, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितनी रातें जाग के गुजारी, कितने वक्त भूखा रहना पड़ा और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ा, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक। इसी तरह
बहुत से लोग बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उनके जहन में भी उनका कोई ना कोई असबर अली है। तो वो चाहते हैं कि हम आज ही असबर अली बन जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और मेजॉरिटी लोगों के जहन में यही चीज़ होती है। सबसे पहले हमें अपना जहन बनाना है, अपने आप को तैयार करना है कि हमने उसी सफ़र का आगाज़ करना है जो आज से कई साल पहले असबर अली ने किया। हमने उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए असबर अली बनना है जिस रास्ते पे चल के असबर अली आया। ठीक। हो सकता है कि असबर अली को 10 साल लगे। आज टेक्नोलॉजी फास्ट है, बच्चे ज़हीन हैं, वो 10 साल की बजाय 2 साल में वहाँ तक पहुँचे। लेकिन बहरहाल ये सफ़र तो सभी को तय करना है, अगर नहीं करेंगे तो मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। ये चीज़ इंटरव्यू के दौरान जज कर लेते हैं हम लोग कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हौसला शिकनी किसी की भी नहीं करते, हौसला अफजाई ज़रूर करते हैं। अगर कोई शख्स, कोई बंदा, कोई बच्चा इस फील्ड के लिए ठीक नहीं है तो उसको महसूस करवाए बगैर बड़ी आहिस्तगी के साथ उसकी साइड चेंज कर देते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं, कदरे उसकी तबीयत के साथ मैच करते हुए बिजनेस की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। वक्त के साथ साथ तजर्बा आ जाता है, उसी तजर्बे की रोशनी में ये फैसला किया जाता है। डेफिनेटली जो आपने नुक्ता उठाया ये इंतहाई अहम है। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसी माइंडसेट के साथ आते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, एक या एक से ज़्यादा सेशंस बेसिकली माइंड मेकअप करते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है, आपके साथ बीतने क्या वाली है, आप जो सोच के आए हो उस सोच में और अमली दुनिया में फ़र्क कितना है। ये फ़र्क समझाने की कोशिश करते हैं वीडियोस के ज़रिए, सेशंस के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, और बहुत सारे लोग इससे सीखते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते, वो हमसे किनारा कशी कर लेते हैं, वो किसी और तरफ चले जाते हैं। और अमूमन देखने में आया है कि जब वो दोबारा वापस आते हैं तो अपना बहुत सारा नुकसान कर चुके होते हैं। ये वही नुकसान है जो बचाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि खुदारा ये ना करे। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि नुकसान ही बचा रहे होते हैं, और एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की राय अगर मिलना, इससे बड़ा आसान नहीं हो सकता कि आपको सही डायरेक्शन मिल रही है, आपको उंगली पकड़ के चला रहा है। क्योंकि जैसे इनके साथ हुआ, कोई सिखाने वाला नहीं था, खुद सीख रहे थे, और अगर एक एक्सपीरियंस बंदे की राय आपको मिल रही है और उसकी वजह से अगर आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। शाहिद साहब, आपने टाइम निकाला है हमारी यूथ के लिए, और देखने वाले जो है वो आपसे कुछ मैसेज लेना चाहते हैं कि उनके लिए कोई ख़ास बात आपके पास क्या है जो कि आज आप उनको कोई सजेशन देना चाहें? सिर्फ एक ही चीज़ कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत मुसलसल करनी होगी, हौसले में रहें, हिम्मत ना हारें। रोशनी आपके सामने है, मंजिल का आपको पता है, वो सफ़र करना पड़ेगा जो हम सब करके आए हैं। बिल्कुल, हमने ज़्यादा वक्त में किया है, आप सब कम वक्त में कर लेंगे। बिल्कुल जी, इन्होंने ज़्यादा वक्त में किया है, आप कम वक्त में कर लेंगे, और यही हमारा एम होता है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप वो अगर 10 साल में पहुँचा है, आप भी 10 साल में वहाँ पहुँच जाएंगे। पर याद ये रखना है कि आप तो 10 साल लगा चुके हैं, अब वो 10 साल बाद कहाँ होगा। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपने गुजरना है, और सब लोग गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम दिया। और अगर आप जो है वो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड रहे इस पॉडकास्ट के बाद, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़।